हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए। तो आज हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? टैगोर, निराला, प्रसाद या पंत? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रगान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आ जाओ जानते हैं। तो ये जो लिखा गया था, इसकी मूल भाषा क्या थी? बांग्ला भाषा थी। ठीक है बेटा, मूल भाषा बांग्ला थी। इन्होंने 11 दिसंबर, ठीक है, 1911 को कंप्लीट कर लिया था, लिख लिया था। और कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, कब हुआ था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस ने किया अधिवेशन। ठीक है, इस अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन। बात क्लियर होगी? इसकी तुम्हें काल अवधि पता ही है, कितना होता है? 52 सेकेंड। कितना होता है? 52 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। रामचरितमानस में कितने कांडों की रचना की गई है? ठीक है, तो 4, 7, 10, 9 कितने कांड होते हैं रामचरितमानस में बेटा? इसमें होते हैं तुम्हारे 7 कांड। कितने कांड होते हैं? 7। ठीक, सबसे पहला है, नंबर 1 पे है बाल कांड। बाल कांड। ठीक, नंबर दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। ठीक, नंबर तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य, हिंदी में लिखने में कुछ मिस्टेक हो तो माफ़ी चाहेंगे। इसके बाद में चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। ठीक, पांचवा है सुंदर कांड। सुंदर कांड। ठीक, इसके बाद में छठा है तुम्हारा लंका कांड। और सातवां है आपका उत्तरकांड। ठीक, बात क्लियर हो गई? तो कितने कांड होते हैं? 7 कांड होते हैं। अगला है बिहारी सतसई का नाम किसके नाम पर पड़ा? ठीक है, राजा राम बिहारी, महाराजा बिहारी, बिहारी लाल, महाराजा राम। तो ये बिहारी लाल के नाम पर बिहारी सतसई पड़ा था। ठीक है, बिहारी सतसई जो है ये ब्रज भाषा की पुस्तक है। ठीक, इसमें लगभग 700 से 714 दोहे हैं। क्या है बेटा? दोहे हैं। ठीक, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित है।
बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न है, सूरदास के रचनाकार कौन है? ठीक, इस प्रश्न में भी संशय है, इसको गोला मार दो, बाद में बताते हैं। तुलसीदास, तुलसी ने किस काल, अच्छा सॉरी, तुलसी ने किस काल में काव्य रचना की? अच्छा ठीक, समझ गए। आदिकाल, वक्तकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तुलसीदास जो बेटा थे ये भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, किस काल के थे? भक्ति काल के। ठीक, भक्ति काल को क्या कहा जाता था? तो भक्ति काल को बेटा और किस नाम से जानते थे? पूर्व मध्यकाल नाम से। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते थे। ठीक, ये कब से कब तक रहा बेटा? ये तुम्हारा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक रहा। ठीक, कौन? भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल। बेटा इसकी 2 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 2। पहली शाखा का नाम था निर्गुण शाखा। ठीक है, निर्गुण शाखा। और दूसरी का नाम था सगुण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है निर्गुण शाखा सगुण शाखा, कभी डिटेल में बताएंगे इस चीज को। ठीक है, तो सगुण का मतलब होता है कि भगवान की रूप लीला कथा का वर्णन करना। ठीक, भगवान की जो रूप लीला कथा होती है उसका वर्णन करना। ठीक है, सूरदास जी ने कहा था, सूर विचारें सबसे, सब तरह से सूरदास ने विचार करके देखा, तासे कहा सूर सगुण पद गावें। सूरदास जी कहते थे इससे तो अच्छा ही है कि क्या करना चाहिए? सगुण लीला गायन करना चाहिए। जब वो कह रहे थे निर्गुण ब्रह्म, तो निर्गुण ब्रह्म को समझना क्या है? बहुत ही अत्यंत कठिन है और आवचनीय है या निर्वचनीय है। ठीक है, वो पहला ही जब सुनोगे, अभिगत कछ कहत न आवत, ठीक है, उसको जब पढ़ोगे तो वहां पर देखो सूरदास जी ने बताया हुआ है। अब यहाँ पर निर्गुण में देखो तो निर्गुण के जो मुखिया थे कबीरदास जी थे बेटा। कौन थे? कबीरदास जी। ठीक, इन्हें निर्गुणिया संत कहा जाता था। ठीक है, फक्कड़। इनकी एक पुस्तक है बीजक, बीजक के पार्ट हैं। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखना क्योंकि बहुत पूछी जाती है। फिर ये तुम्हारा जो निर्गुण शाखा है ना बेटा, ये 2 भाग में फिर से बट गई थी। ठीक, पहली जो शाखा हुई है उसे ज्ञानाश्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञानाश्रयी। ठीक, और दूसरी है वो प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी में आपने पढ़ा होगा वो मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, प्रेम पर बहुत ही कुछ व्याख्यान लिखते थे, जिसमें उस समय के राजा और रानियां जो होती थी उनके प्रेम का वर्णन करना ये मलिक मोहम्मद साहब जी थे। ये जो सगुण भक्ति शाखा थी बेटा, सगुण शाखा, ये भी 2 भाग में बट गई। ठीक है, एक हो गई राम भक्ति शाखा और दूजी हो गई कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक, राम भक्ति शाखा के मुखिया रहे तुम्हारे हैं तुलसीदास जी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से बताओ तुलसीदास जी की कोई 4 रचनाएं बताओ फटाफट। तब तक हम आपको कृष्ण भक्ति शाखा के मुखिया बताते हैं, ये सूरदास जी। ठीक,
और कमेंट बॉक्स में सूरदास जी के गुरु का नाम बताना हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो तुलसीदास जी जो थे किस काल के थे? भक्ति काल के थे, ठीक है। जैसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। ये 1343 से 1643 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। आदिकाल को बेटा, इसमें ऑप्शन आया आदिकाल। आदिकाल को हम प्रारंभिक काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रारंभिक। नेक्स्ट पेन लेके देखते हैं, चलेगा ये? प्रारंभिक, ठीक। इसे हम प्रारंभिक काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसका प्रारंभिक काल कह लो, या इसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। वीर गाथा काल, ठीक। कब से कब तक रहा? तो ये 769 ईस्वी से 1343 तक रहा था। 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल आ गया था, ठीक है। जो तुम्हारा ये आधुनिक है, ये आधुनिक काल जो तुम्हारा रहा है बेटा, ये 1843 से अब तक, ठीक। बात क्लियर होगी? तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 पे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी बेहतरीन, ठीक है। कल हम आपके लिए एक मैथ्स का वीडियो बनाएंगे धमाकेदार, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दिमाग के चीथड़े उड़ा देंगे। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है, रस किसे कहते हैं, ठीक है। तो आनंद को कहते हैं, प्रेम को कहते हैं, भाव को कहते हैं। ऑप्शन इसमें डी तो कुछ रसी आ गया, ठीक है। 3 ऑप्शन आपके पास में है, आनंद, प्रेम और भाव। तो सबसे पहले हम रस को समझ लेते हैं, रस क्या है। तो बेटा रस किसे कहते हैं समझो। काव्य को पढ़ते, सुनते, ठीक है, या देखते समय, ठीक, पाठक या श्रोता भी हो सकता है, ठीक। वह क्या हो सकता है? दर्शक भी हो सकता है। दर्शक को जिस आनंद, ठीक है, की अनुभूति, ठीक है, प्राप्त होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो अभी आपके सामने हमने एक शब्द लिखा है जिसका नाम क्या है बेटा? ये ध्यान से देखो, आनंद, ठीक है। तो ये जो आनंद शब्द आया है, ठीक है, तो क्या है ये? रस के क्या? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, ठीक। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे कहा जाए आगे प्रेम, तो प्रेम क्या है? यूं कह लो कि एक लक्षण है। प्रेम क्या है? लक्षण, ठीक है। किसी भी चीज को देखकर क्या होता है? किसी के मन में भाव भी उत्पन्न होता है। बात क्लियर हो गई। पर उससे जो मूल रूप से प्राप्त होता है वो आनंद होता है। और अपन हिंदी के मास्टर तो है नहीं, स्टपनी है, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? ठीक है बेटा, बताओ संस्कृत में कितने स्वर होते हैं?
कौन बताएगा? कौन वीर महानायका? संस्कृत में बेटा 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक, जिन्हें हम अच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अच। ठीक है, जब संस्कृत में स्वर पढ़ोगे तो ये अच प्रत्याहार है। क्या है बेटा? प्रत्याहार है। ठीक है, तो ये जो 13 स्वर होते हैं इनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है 5 और 8 का। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दो तरह के स्वर होते हैं। ठीक, अब हम आपसे पूछते हैं कि तो व्यंजन कितने होते हैं? तो बेटा व्यंजन संस्कृत में होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। तो आपके ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितना? 13। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है काव्य रस उत्पन्न करने का आधार। ठीक है, यानी काव्य में जो रस उत्पन्न होता है उसका आधार क्या है? शब्द है, अलंकार है, भाव है, छंद है। बेटा काव्य रस को उत्पन्न करने का आधार जो है भाव होता है। क्या होता है? भाव होता है। ठीक है, भाव क्या होते हैं? यानी काव्य में जब रस उत्पन्न होता है तो वह एक तरह का भाव है। और भाव क्या होते हैं? तो भाव देखो, मन की अनुभूति या भावना। मन की अनुभूति या भावना। ठीक, अलंकार क्या होते हैं? तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। छंद जो होता है ये कविता की लय होती है बेटा। क्या होती है? कविता की लय को हम छंद कहते हैं। बात क्लियर हो गई? संस्कृत में सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो संस्कृत में सर्वनाम शब्द होता है अहम। क्या होता है? अहम। ठीक है, लिंग का परिवर्तन कैसे होता है? वचन से। ठीक है, वचन से परिवर्तन होता है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष जो होता है। ठीक है, ये क्या आ गया भाई? और क्रिया के रूप को, जो पुरुष काल होते हैं, ये जो पुरुष काल होते हैं ये क्रिया के रूप को बदलते हैं। बात क्लियर हो गई? संधि में स्वर संधि है। तो बेटा इसका आ, ई, उ, री, ये जो चारों ऑप्शन हैं इसी से स्वर संधि बनती है। ठीक है, तो प्रश्न जो है आपका ये अधूरा है। ठीक है, इसके वो विकल्प ही चेंज करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, कह रहा है यह घर की लड़की है। यह घर की लड़की है, वाक्य में की का प्रयोग। तो ये जो की का प्रयोग है, ठीक है, यहाँ पर कारक के लिए है। काय के लिए? की का प्रयोग कारक के लिए। ठीक है, कारक चिन्ह के लिए। कारक क्या होते हैं? वे चिन्ह, ठीक है, जो विभक्ति होते हैं। क्या होते हैं? विभक्ति होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध को प्रकट करते हैं। ठीक है, उन्हें हम कारक कहते हैं। बता, लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं। वे चिन्ह, ठीक, ब्रैकेट में विभक्ति कर लो, होते हैं
जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। ठीक है। विशेषण, विशेषण आप जानते हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है। संबंध, ठीक, बता दिए। क्रिया क्या होती है? तो क्रिया क्या होती है? किसी कार्य का होना। ठीक, किसी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, पद परिचय को कहते हैं। शब्द किस प्रकार के होते हैं? ठीक, तो इसमें आपके पास में 2, 4, 3, 7, इसका ऑप्शन सही होगा बेटा 4। ठीक है। तो इसमें 4 क्या है? शब्द किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा आता है। ठीक है, एक तो संज्ञा आएगा, दूसरा सर्वनाम आएगा, तीसरा विशेषण आएगा। ठीक है, और चौथा जो है वो क्रिया आती है। क्या आती है बेटा? क्रिया। ये 4 शब्द आते हैं, वो 4 रिलेटेड हैं। ठीक, 19 है, कवित्व की में प्रमुखता होती है। ठीक है, तो कवित्व में प्रमुखता होती है विचार की। काहे की होती है बेटा? विचार की। ठीक है, विचार क्या होते हैं? तो विचार होते हैं भावनाओं और अनुभवों के जो कलात्मक ढंग से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। पुनः, भावनाओं और अनुभवों को कलात्मक ढंग से व्यक्त करना, ठीक, विचार कहलाता है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा शब्द है, ये भाषा के क्या है? भाषा के लिए एक माध्यम बनते हैं। शब्द जो हैं ये भाषा के लिए क्या बनते हैं? माध्यम बनते हैं। ठीक है, तो भावनाओं और अनुभवों का कलात्मक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, बात कीजिए कोई। कह रहा है पत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो पत्र की सबसे छोटी इकाई जो होगी वह अक्षर होगी। क्या होगी? अक्षर। क्योंकि किसी भी पत्र को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या है? किसकी ज़रूरत होगी? ध्वनि। तो ध्वनि कहो, वर्ण कहो, अक्षर कहो। जब आगे चल के संस्कृत में कभी पढ़ोगे तो पाणिनि महोदय ने कहा था, न क्षरत इति अक्षरः। ठीक है, जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे विखंडित ना किया जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके, उसे हम अक्षर या ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ठीक, तो किसी भी पत्र को लिखने के लिए सबसे पहले में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अक्षर की। ठीक है, अक्षरों का एक ऐसा मेल जिससे कोई ना कोई अर्थ निकले तो वो शब्द बन जाएगा। शब्दों का एक ऐसा मेल, ऐसा व्यवस्था क्रम जिससे कोई अर्थ निकले तो वाक्य बन जाएगा। वाक्यों का एक ऐसा समूह, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम गद्यांश कहते हैं। तो सारी चीज़ें आप देख रहे हो। तो उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन 20 तक की कहानी है ये आपको समझ आई होगी।
हम हिंदी के टीचर नहीं हैं, फिर भी हम आपकी जो है ना कुछ सहायता कर रहे हैं। हम जब मैथ पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।